Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, Registered Nurse Officer and Director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे न्यू सब्जेक्ट सिक्स सेमेस्टर ईयर 3 and it's about the epidemiology. This is the unit number first and it's about the introduction of epidemiology. ठीक है कि एपिडेमियोलॉजी है क्या, इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। सही है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द वाइट बोर्ड, जो मेन कॉन्सेप्ट है हम वाइट बोर्ड पे देंगे। फिर इसके बाद स्लाइड को हम सिर्फ जस्ट रीड करेंगे, अगर हमने कोई ऑब्जेक्टिव मिस की है सो देन वी विल ट्राई टू कवर इट। सही है। सो सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी है क्या, इसकी कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गई, हम किस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं इन एजी वे, और किस टाइप की एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं। सही है। सो अगर हम एपिडेमियोलॉजी को देखें ना तो इसके कितने वर्ड है, 3, एपी, डेमो एंड लॉजिस। ठीक है। सो ये 3 वर्ड से बना है, एपी, डेमो एंड लॉजिस। तो हम एपी का मतलब क्या है, अपॉन। ठीक है। डेमो का मतलब क्या है, पॉपुलेशन और पीपल, पीपल और पॉपुलेशन। और लॉजिस का मतलब क्या है, स्टडी। तो आप सिंपली हम एपिडेमियोलॉजी को बयान कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी अपॉन पीपल। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी अपॉन पीपल, यानी पॉपुलेशन के मुतालिक जो स्टडीज़ है, पॉपुलेशन के ऊपर जो स्टडीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ये सिंपल डिफिनीशन है। अगर हम मीनिंग को देखें, और ये कहाँ से ये डिफिनीशन, जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, ग्रीक जो लैंग्वेज है, वहाँ से ये डिफिनीशन आया है कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी अपॉन पीपल या इज द स्टडी अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कुछ और कह रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि एपिडेमियोलॉजी अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रहे हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या है, इज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या है, हाँ देख, एंडेमिक, एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स, ये डिजीज आप लोगों ने सीएचएन में पढ़े होंगे। ठीक है। जब एक एरिया पे, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात हो रही है, एक लोकल एरिया पे जब नॉर्मली जो केसेस आते हैं, जो एक्सपेक्टेड केसेस है, अगर उससे इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए तो हम उसको एपिडेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडेमिक्स। यानी मल्टीपल सिटी जब उसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर मल्टीपल कंट्रीज की बात होगी सो देन इट विल बी पेंडेमिक। सही है। अब ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसके रिगार्डिंग एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स। ठीक है। एक और एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, कॉलर। अब कॉलर ने इसकी डिफिनेशन कैसे दी है, कॉलर कह रहे हैं कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी of epidemics and prevention। यानी एपिडेमिक्स को स्टडी करना और इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन करें तो एपिडेमियोलॉजी के बेस्ट डिफिनेशन क्या बन सकते हैं। इससे पहले मैं एक आसान डिफिनीशन आपको बता देता हूँ, इससे पहले कि हम उसकी जो ओरिजिनल डिफिनीशन है जो करते हैं। आसान डिफिनीशन ये है ना, जिससे जो टोटल सीनियर से जो मैंने निकाले हैं, मुझे सिर्फ ये एक ही डिफिनीशन उसकी सही लगी है कि हाउ, या आप वर्ड्स यूज करके व्हाट, हाउ, व्हेन, where, why disease is occur। इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी किस चीज को स्टडी करेंगे,
कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या, डिजीज है क्या, हु इज इफेक्टेड, कौन इसमें इन्वॉल्व है, मतलब किसको ज्यादा इफेक्ट करते हैं, व्हेन इट्स आकर, कब डिजीज आते हैं, वेयर इज आकर, कहाँ पे ये डिजीज होते हैं, ठीक है, और हाउ इज आकर, मतलब किस तरह उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसकी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या है, एंड वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, काजिटी और रेस्पेक्टर एजेंट के बारे में। अगर ये WHO क्वेश्चन को आप आंसर करोगे ना, सो दिस इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु इज अफेक्टेड, व्हेन इज आकर, वेयर इज आकर, हाउ इज आकर, एंड व्हाई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, अगर ये डिजीज के रिगार्डिंग अगर ये क्वेश्चन हो तो दिस इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में आपकी क्वेश्चन क्या होंगे, यही क्वेश्चन होंगे। आप किसी डिजीज के बारे में आप पूछेंगे कि ये डिजीज अगर है तो क्यों है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा इफेक्ट करते हैं, रेस्ट पॉपुलेशन कौन से है आपके पास, ठीक है, कब आते हैं, मतलब सर्दियों में है, गर्मियों में है, कहाँ पे ज़्यादा है, अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में ज़्यादा है, डेवलपमेंट जो कंट्री है उसमें ज़्यादा है, अंडर डेवलप कंट्री में ज़्यादा है, कहाँ पे है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। क्लियर। अब एपिडेमियोलॉजी के अगर हम ब्रॉड डिफिनेशन को देखें तो सिंपली यू कैन से कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिजीज एंड determinant that या the factor that influence on this distribution, ठीक है, is the study of disease distribution and the factor that influence this distribution। ठीक है, कि एक डिजीज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन के लफ्ज जहां भी आएंगे ना तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, टाइम एंड पर्सन की बात होगी। जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन के लफ्ज होंगे तो आप इसको डिफाइन करोगे ऑन द बेस ऑफ प्लेस, पर्सन एंड टाइम। के मतलब एक डिजीज किन लोगों में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पर्सन, हु, कहां पे ज्यादा है, प्लेस, और कब ज्यादा है, टाइम, ठीक है। और फिर ऐसे फैक्टर जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के जो है उस पर इफेक्ट करता है, या उसको तेज कर देता है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, या उसको रोक देता है। तो हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप क्या पढ़ोगे कि तो इसमें यही 3 क्वेश्चन आ गए ना, हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई कि मतलब हु इज इफेक्टेड, कौन से लोग, मेल ज्यादा इफेक्टेड होते या फीमेल, बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होते या ओल्ड वाले, ठीक है। इसी तरह कहाँ पे ज्यादा है, अर्बन एरिया में ज्यादा है, रूरल एरिया में ज्यादा है, जहाँ पे क्राउड ज्यादा है वहां पे ज्यादा है, ठीक है। व्हेन, कब, सही है। तो ये अब डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज और इसके साथ ऐसे फैक्टर जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उसमें क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसको हम स्टडीज करते हैं किस चीज में, एपिडेमियोलॉजी में। यहां तक क्लियर है। अब एपिडेमियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग में, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब वैसे टाइम वेस्ट करने के लिए या नहीं, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो 2 मेन ब्रांचेस हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे तो आसान हो जाएंगे, सही है। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी और एक को हम कहते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। और कल हमने बाय स्टैटिस्टिक में भी यही डिफाइन किया था कि डिस्क्रिप्टिव क्या है और एनालिटिकल क्या है। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है जो वहाँ पे एपिडेमियोलॉजी उसमें था बाय स्टेट में। एक हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव, और एक एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है ना वो किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। किस चीज के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। सिर्फ आप डिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ आप डिस्क्राइब करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, ऑन द बेस ऑफ पर्सन कि कौन इसमें इन्वॉल्व है,
प्लेस और टाइम। तो इसमें ये चीजें हम सिर्फ और सिर्फ हम डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब फीमेल इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, मेल ज्यादा इन्वॉल्व है, या ओल्ड एज वाले ज्यादा है, या यंग पीपल है, या चाइल्ड है। ठीक है, हम इसके लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं द पॉपुलेशन, हाई रिस्क पॉपुलेशन को हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। प्लेस को हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये डिजीज कौन सी, अगर पोलियो की हम बात करें तो पाकिस्तान में ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर, अगर कंट्री के साथ आप उसको कंपेयर करें। ठीक है, या अगर हम बात करें चेस्ट इन्फेक्शन की, तो कौन से सीजन में ये ज्यादा होते हैं? विंटर में ज्यादा होते हैं। और विंटर में कौन से लोग ज्यादा, कौन सी एरिया के लोग ज्यादा इफेक्टेड होते हैं? मतलब नहीं, ठीक है, जो पहाड़ियों वाले इलाके होते हैं ना, जहाँ पे बर्फ ज्यादा होते हैं, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे ज्यादा लोग इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्लेस एंड पर्सन। और टाइम, टाइम जिस तरह हमने बात की कि विंटर में ज्यादा चेस्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू, क्योंकि समर में कौन से ज्यादा होते हैं? डायरिया, ये प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं ना, फूड पॉइजनिंग के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सीजन, तो इसमें सिर्फ हम डिफाइन करते हैं कि ये डिजीज कौन किन लोगों को है, कहाँ पे ज्यादा है और किस टाइम पे है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि इसमें हम सिर्फ हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल में आप क्या करोगे? देख, इसमें आपको कौन सी चीज की क्वेश्चन आपने ढूंढनी है? इसमें हु, पर्सन कौन है? हु। प्लेस क्या है? वेयर। टाइम क्या है? व्हेन। और इसके साथ अपनी डिजीज की मतलब क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, सो व्हाट। ये क्वेश्चन अगर आपने इसके आंसर ढूंढने हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में जाओगे। ठीक है, अगर आपने ये मालूम करना है कि मतलब इस एरिया में सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम कौन सा है, तो आप कौन सा एपिडेमियोलॉजी पे जाओगे? डिस्क्रिप्टिव। आपने सिर्फ ये मालूम करना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कौन सी एरिया में सबसे ज्यादा है। ठीक, प्रीवेलेंस हम मालूम करते हैं ना डिजीज के, आप लोगों ने खैर नहीं पढ़ा, बायोस्टैटिस्टिक में हम पढ़ेंगे, इसमें भी एक चैप्टर है, 3 रिसर्च और बायोस्टैटिस्टिक और एपिडेमियोलॉजी में हम एक ही चैप्टर पढ़ते हैं जिसको हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन कहते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन है क्या। इसमें आप जाते हैं और एक ही टाइम पे एक्सपोजर और आउटकम के रिगार्डिंग आप डेटा कलेक्ट करते हैं प्रिवेलेंस मालूम करने के लिए, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो इसी तरह आपने सिर्फ ये मालूम करना है कि कौन लोग ज्यादा इफेक्टेड है, उसमें कहाँ पे ये डिजीज ज्यादा है और कब है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में तो ऑटोमेटिकली यू कैन से कि दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। लेकिन जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो कि एक डिजीज है तो किस तरह ये डिजीज ट्रांसफर होता है, हाउ, तो हाउ के लिए आपने फिर उसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, एनालिसिस आपने करने पड़ेंगे। या आप कहते हैं ना कि व्हाई दिस डिजीज इज अकर, तो आप काज इफेक्ट मालूम करोगे ना कि मतलब ये इफेक्ट किस वजह से है, जिसको हम कहते हैं काज इफेक्ट। ठीक है, तो हाउ और व्हाई के आंसर अगर आप ढूंढ लोगे तो फिर आप डेटा को क्या करोगे? एनालिसिस करोगे, आप डीपली उसको इन्वेस्टिगेट करोगे। तो इन्वेस्टिगेशन आपकी जो हाइपोथेसिस है उसको आप टेस्ट करोगे, जब टेस्ट करोगे हाइपोथेसिस को, इन्वेस्टिगेट करोगे, जब आप इफेक्टिवनेस को मालूम करोगे, तो वो कौन सी स्टडी है आपके पास? एनालिटिकल है। तो एनालिटिकल में आपने किस चीज के आंसर ढूंढने हैं? हाउ एंड व्हाई। ठीक है, हाउ में मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात आती है ना, कि मतलब एक डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक किस तरह वो ट्रांसफर होते हैं, इसको कहते हैं हाउ। या फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं ना कि ये पर्सन जो है उसको डिजीज है लेकिन ये दूसरे पर्सन को नहीं है, व्हाई, क्यों, अगर इसको है तो इसको क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपने इसके आंसर ढूंढना है, तो आप एनालिटिकल उसमें जाओगे एपिडेमियोलॉजी में। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम पढ़ते क्यों हैं, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, हम एपिडेमियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? जी जी, बिल्कुल, एक डिजीज को प्रिवेंशन करने के लिए कि हम एक डिजीज को किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीन क्या है? वैक्सीन वैसी तो मतलब इजाद नहीं हुई है ना, उस पर स्टडीज हुई है
तो प्रिवेंटिव मेजरमेंट है, जिस तरह कोविड-19 का भी, तो इस पे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है उसने बहुत काम किया था इसके ऊपर। तो एक तो यह है कि प्रिवेंटिव जो मेजरमेंट है उसको आपने क्या करना है, इन्हांस करना है। और ट्रीटमेंट भी आप कह सकते हैं जी। और प्रेवेलेंस मालूम करने के लिए कि एक एरिया पे कितनी डिजीज है, डिजीज बर्डन ऑफ डिजीज कितने हैं, और इंसिडेंट्स भी हम मालूम कर सकते हैं किसी डिजीज की। और हाउ डिजीज आकर मीन्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एक डिजीज की मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए, डिजीज की प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, काज को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक डिजीज है तो क्यों है, किस वजह से, काज क्या है इसके, रिस्क फैक्टर को मालूम करने के लिए, रिस्क पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ऐसे फैक्टर को आइडेंटिफाई करना जो आपकी हेल्थ स्टेटस के ऊपर उसकी इफेक्ट हो, चाहे वो गुड हो या बैड हो। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग है तो स्मोकिंग के कौन से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है अन हेल्थ, ठीक है। तो ये सारी चीजें एपिडेमियोलॉजी में हम करते हैं। क्लियर? एपिडेमियोलॉजी में आप हेल्थ रिलेटेड या डिजीज रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप मालूम करते हैं कि ये डिजीज क्या है, उसकी काज क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रिवेलेंस क्या है, इंसिडेंट्स क्या है, बर्डन ऑफ डिजीज क्या है, कोई न्यू जो टेक्नोलॉजीज जब आप लेकर आते हैं तो एपिडेमियोलॉजी जो नॉलेज है उसकी बेस पे लेकर आते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजरमेंट किस तरह करने हैं, कौन से प्रिवेंशन जो है वो कब आपने यूज करने हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कब यूज करने हैं, सेकेंडरी कब यूज करने हैं, ये सारी एपिडेमियोलॉजी ये नॉलेज आपको देते हैं। क्लियर? अच्छा, कुछ एपिडेमियोलॉजी की कुछ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में जिस तरह अभी बेसिक इतना तो बना ना कि एपिडेमियोलॉजी जो घूमते हैं ना अराउंड डिजीज एंड हेल्थ, कि एक डिजीज जब आते हैं तो क्यों आते हैं। एपिडेमियोलॉजी में हम यही डिस्कस करते हैं ना कि एक डिजीज, हमने कहा था ना कि हाउ, व्हाट, हाउ, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई अ डिजीज एज आकर, दिस इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। मैंने आपको बताया था ना। अब डिजीज किस तरह आते हैं, इसके डिफरेंट टाइप की कॉन्सेप्ट है लोगों की। एपिडेमियोलॉजिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अपने कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसमें कुछ अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी है। सो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। एक हमने उसमें डिस्कस कर दिया था, आई थिंक CHN में, जर्म्स थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जर्म्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने भी डिजीज जब होते हैं ना, जितनी भी डिजीज, उसमें जो मेन चीज है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जितनी भी डिजीज काज होते हैं वो ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जर्म्स थ्योरी था, इनका कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा आप लोगों ने ट्रेड, आप एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का आप लोगों ने पढ़ा होगा जी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड उसको कहते हैं जी। हाँ, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का क्या मतलब था? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एजेंट है, ठीक है, एजेंट। यहाँ पे आपके पास एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे आपके पास होस्ट है, ठीक है। ट्रेड मॉडल का कॉन्सेप्ट ये है कि डिजीज जब भी आते हैं ना, दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ दीज थ्री फैक्टर। जब इनके इंटरेक्शन हो जाते हैं ना अपने आपस में, तो इससे क्या काज हो जाते हैं, डिजीज। अगर इसमें से एक भी मिस से डिजीज काज नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। होस्ट मौजूद है, एनवायरनमेंट भी है, लेकिन एजेंट नहीं है, तो डिजीज काज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एजेंट भी मौजूद है, एनवायरनमेंट भी है, होस्ट नहीं है, फिर डिजीज काज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह अगर एनवायरनमेंट भी है, एजेंट भी है, लेकिन होस्ट नहीं है, तो डिजीज काज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का मतलब यह है कि डिजीज तब काज होंगी जब ये तीन ही चीजें मौजूद हो और उसके आपस में इंटरेक्शन हो। इसके एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आप जब घर में, आपकी घर में वो होंगे ना, रेफ्रिजरेटर होंगे, फ्रिज, इसमें आप सालन रखते हैं, ठीक है, वो खराब नहीं होते, या गोश्त उसमें रखते हैं, खराब नहीं होते, कई कई दिनों तक रखते हैं ना, खराब नहीं होते। क्यों? कि वहाँ पे वो नहीं है, मतलब होस्ट नहीं है, या वहाँ पे मतलब एजेंट नहीं है, सब मौजूद है ना, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है। वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना, वो उसको
मतलब उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो खराब नहीं होते। अगर आप उसको बाहर रखोगे तो तीनों चीज़ इस पे इम्प्लीमेंट होंगे तो खराब हो जाएंगे। सही है। तो मतलब किसी भी डिजीज काज करने के लिए इंटरेक्शन बिटवीन अमॉन्ग दीज थ्री थिंग्स जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। अब एजेंट है क्या? एजेंट क्या है? हर वो चीज जो डैमेज काज कर सकते हो, जो डिजीज काज कर सकते हो, उसको हम कहते हैं एजेंट। एजेंट के टाइप है। एक हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट है। क्या है वो? कौन सा है? जो जिंदा हो। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, वायरस है, ये सारी क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट है। तो अगर बायोलॉजिकल एजेंट है तो वो डिजीज काज कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल है। कौन सा है? फिजिकल। फिजिकल में कौन से हैं? फिजिकल में फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा नॉइस है, शोर है, रेडिएशन है, ठीक है, या कोई फोर्स है, जिस तरह फ्रैक्शन होते हैं ना, बेड सोर जब हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल है। केमिकल भी है। केमिकल एजेंट कौन से हैं? पॉइजनिंग हो गई, एसिड है, ठीक है, ये सारी क्या है? केमिकल है। तो मतलब ये जितने भी एजेंट हैं वो डिजीज काज कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि जहां पे आप हो और वहां पे बैक्टीरिया नहीं है तो आपको डिजीज काज नहीं होगी। ठीक है। डिजीज अगर वहां पे बहुत ज्यादा शोर है आपको डिजीज काज कर सकते हो। बहुत ज्यादा डस्ट है वहां पे, आप इसी एरिया में काम करते हो, बहुत ज्यादा डस्ट है, आप डिजीज हो सकते हैं। ठीक है। पॉइजनिंग है, जिस तरह आजकल स्मोक है ना, यहाँ पे इतना नहीं है, पंजाब में बहुत ज्यादा है। कितने लोग ऐसे हैं जो आइज और जो है थ्रोट इन्फेक्शन के साथ है बिकॉज ऑफ स्मोक। तो ये स्मोक क्या है? दिस इज एजेंट। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से कोई चीज आपको टच कर या बहुत प्रेशर जोर से, तो ये क्या है? एजेंट है। ठीक है। तो मतलब एजेंट मौजूद होंगे तो डिजीज होंगे, और एजेंट की फिर यही टाइप है। इसी तरह अगर हम होस्ट को देखेंगे ना, तो होस्ट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम देखते हैं कि होस्ट की इम्यूनिटी कैसे है। ठीक है, स्ट्रांग है। होस्ट का मतलब क्या है? होस्ट मीन हाँ, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, जो या तो डिजीज काज कर सकते हैं, या उसको डिजीज हो सकते हैं, या डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तीनों काम कर सकते हैं। अब इसमें यह है ना कि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ डिजीज ऐसी है जो सेक्स रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मेल को ज्यादा है या फीमेल को ज्यादा है, जेंडर रिलेटेड भी हम उसको कहते हैं। कुछ जो है आपके मतलब फैमिली जेनेटिक, कुछ डिजीज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज की अगर हम बात करें, डायबिटीज, खसूसन डायबिटीज टाइप 2 की हम बात करें, तो दिस इज जेनेटिक, उस पर इफेक्ट होते हैं। कैंसर की हम बात करें, ठीक है, तो आपकी जेनेटिक जो हिस्ट्री है वो, या फैमिली हिस्ट्री है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है होस्ट के। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपके फैमिली में किसी को पहले इस टाइप की कोई डिजीज नहीं है, तो आप सेफ है, कम रिस्क पे है एज कम्पेयर टू वो लोग जो जिनको ये प्रॉब्लम है। एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट की भी टाइप है। फिजिकल एनवायरमेंट है, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है, सोशल एनवायरमेंट है। ठीक है। फिजिकल एनवायरमेंट आपकी इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, एयर, गैस, लिक्विड। अगर आप ऐसी एरिया पे हो जहां पे पुअर वेंटिलेशन है, क्या है? पुअर वेंटिलेशन है। फॉर एग्जांपल इस क्लास में हम हैं और इसमें क्रॉस वेंटिलेशन की सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे डिजीज आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई डिजीज है तो वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर वेंटिलेशन के सिस्टम, गुड वेंटिलेशन सिस्टम है, तो फिर डिजीज इतनी आसानी से एक से दूसरे जो इंडिविजुअल है उसको पास नहीं हो सकते। इसी तरह अगर हम बात करें क्राउड, अगर आप ऐसे एरिया पे रहते हैं बहुत ज्यादा क्राउड है, तो डिजीज आसानी से जो है ट्रांसमिट होगी ना। इसी तरह अगर हम बात करें मतलब वाटर की, अगर कंटेमिनेटेड वाटर है तो डिजीज कार्स होंगे आपको। सही है। इसी तरह अगर हम सोशल की बात करें, सोशल में क्या है? आप इंटरेक्शन भी है उसमें। इसमें आप आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होंगी,
ठीक है, आप मामूली से अगर आपको जुकाम भी होगी तो आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, अपनी चेकअप करवाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस आपकी अच्छी नहीं है तो आप हेल्थ फैसिलिटीज को अवेल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये आपके ऊपर इसका इफेक्ट होगा। इसी तरह और क्या था, फिजिकल एनवायरनमेंट था, सोशल था और बायोलॉजिकल था। मतलब आप ऐसी एरिया पे रहते हो जहां पे सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड एरिया है, वहां पे मतलब पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पे बैक्टीरिया है, वायरस है, रेस्पेक्टर ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह कोविड-19 हुआ था ना चाइना में, तो जो चाइना में लोग ज्यादा वो थे रेस्पेक्ट, या जहां पे ये डिजीज नहीं था वहां पे लोग ज्यादा रेस्पेक्ट है चाइना में। क्यों? क्योंकि वहां पे बायोलॉजिकल जो फैक्टर था वो मौजूद था, सही है। तो दैट्स वाई, तो ये है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। समझ में आ गई? यस सर। वैसे वैक्सीन करेंगे तो वो इस उन चीजों की मौजूदगी के बावजूद भी हम उस डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब फॉर एग्जांपल सर, अब कोविड में जैसे आपने हाँ कहा, हाँ अगर बंदे ने वैक्सीन किया है तो एजेंट भी है, एनवायरनमेंट भी है, होस्ट भी है, उसने वैक्सीन किया है तो उसकी वजह से। क्योंकि उसमें देख, मैंने यहाँ होस्ट में एक बात कही, अब मेरे ख्याल में आपने सही नहीं सुनी। मैंने कहा कि आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट करते हैं ना। जब आपको वैक्सीन लग जाते हैं तो उस डिजीज के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाते हैं, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं ना, इसका मिसाल यह है कि आपके पास आर्मी आ गई है, सिक्योरिटी मौजूद है, तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। और एक बंदा ऐसा है जो बगैर सिक्योरिटी की घूमती है, वो रेस्ट पे है, किसी भी टाइम जो है वो कोई उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आप वैक्सीन लगाओगे तो आपकी इम्यूनिटी उसी डिजीज, उसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट डेवलप होगी। जब भी वो ऑर्गेनिज्म हालांकि मौजूद तो है तब हम वैक्सीन लगाते हैं ना, जब ये रेस्पेक्टर मौजूद हो तो हम वैक्सीन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, जो ट्यूबरक्लोसिस क्लास करते हैं ना, अगर ये बैक्टीरिया मौजूद है तो हम वैक्सीन लगाएंगे, अगर मौजूद नहीं है तो आप तो नहीं लगाते ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऊपर दुश्मनी नहीं है किसी की, तो आप घर में तो वो नहीं करते ना, जो हिफाजती लोग वो कर देते हैं, या अपने साथ तो आप पिस्तौल लेकर नहीं घूमते ना। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके ऊपर है तो फिर आप लेकर जाते हैं, क्योंकि आप रेस्ट पे होते हैं। तो वैक्सीन तो हम तब लगाते हैं जब हम रेस्ट पे होते हैं ना। कोविड-19 की वैक्सीन किसी ने 2016 में क्यों नहीं लगाया, ठीक है, 2010 में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कुवैत का कोई रेस्ट ही नहीं था। लेकिन जब रेस्ट डेवलप हो जाए तो आप उसके लिए वैक्सीन लगाते हैं, और वैक्सीन का मेन पर्पज यह है कि वो उसी डिजीज के अगेंस्ट, वैक्सीन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। एक बात याद रखिए कि वो स्पेसिफिक डिजीज या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जब भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडीज में एंटर होते हैं उस पर अटैक करते थे और उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें ये बात यहाँ पे डिस्कस की थी कि मतलब होस्ट में ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। जेंडर वाइज की मैंने आपको बात की ना, कुछ डिजीज ऐसे है जो फीमेल को ज्यादा होते हैं, जो आयरन डिफिशियंसी और ये डिजीज किसको ज्यादा है? फीमेल को ज्यादा है। डिप्रेशन एंजाइटी किसको ज्यादा है? फीमेल को ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है कुछ जेनेटिक से भी होते हैं, सही है। क्लियर? अब क्लियर? सही है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं व्हील मॉडल। क्या कहते हैं? व्हील मॉडल। व्हील का मतलब क्या है? व्हील मॉडल, हाँ, टायर जो होते हैं ना गाड़ी का, ठीक है। तो इसको व्हील मॉडल इसलिए कह रहे हैं ना, ये भी एक टायर है इस तरह, बिल्कुल टायर की तरह, ठीक है। इसके बीच में एक हब होते हैं, क्या हब, इसको कहते हैं हब। ये हब जो है ना, ये कंसिस्ट होता है होस्ट और होस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है? इसके फॉर एग्जांपल सेक्स है, रेस है,
जेनेटिक, इम्यूनिटी, लाइफस्टाइल, ठीक है, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हब किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? होस्ट को। और जो बाकी व्हील है हब के अलावा, ये व्हील किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट को, ठीक है। अब एनवायरनमेंट को उसने डिवाइड किया है, ठीक है। ये हमारे पास है फिजिकल एनवायरनमेंट, ये बायोलॉजिकल है, और ये सोशल है। सोशल। इस मॉडल का कंसेप्ट क्या है पता है? इसका बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये मॉडल ये कह रहे हैं ना कि लाइफ में जो हम नॉर्मली जिंदगी गुजारते हैं ना, इसमें कंटिन्यूअसली होस्ट और एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में होते हैं। किस में होते हैं? इंटरेक्शन में होते हैं। और एनवायरनमेंट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ऑन द होस्ट। क्लियर? ये दोनों कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन में होते हैं और एनवायरनमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं होस्ट के ऊपर। अब देख, जब इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं तो कुछ लोग बीमार होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। कुछ लोगों को डिजीज हो जाते हैं, कुछ लोगों को डिजीज नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि जो होस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि फिजिकल एनवायरनमेंट को याद करने के लिए आसान फार्मूला ये है कि आपकी इर्द गिर्द जो मेन तीन चीजें हैं, आपके इर्द गिर्द क्या है? एयर है, एयर है ना, वाटर यानी लिक्विड है, और क्या है? मादा के तीन कितने? सॉलिड है, ठीक है। ये तीन चीजें आपकी इर्द गिर्द हैं। एयर की अगर हम बात करें, अगर एयर क्या है? प्योर एयर है, वेंटिलेशन है प्रॉपर, ठीक है, पोल्यूशन नहीं है, कंटेमिनेटेड एयर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये एनवायरनमेंट आपके जो होस्ट है उसके ऊपर नेगेटिव असर नहीं डाल सकते। लेकिन अगर यहाँ पे मौजूद है, मतलब पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंटेमिनेटेड एयर है, तो इसका मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि रेस्ट पे हो आप। इसी तरह अगर बायोलॉजिकल की हम बात करें तो आपकी जितनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सही है। इसी तरह अगर सोशल की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ले सकते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं आया वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज है या नहीं है, ठीक है, अगर है तो एक्सेसिबल है या नहीं है, ठीक है, अफोर्डेबल है या नहीं है। तो ये आपके सोशल, आप जहाँ पे रहते हो, आपके मतलब आप कच्चे घर में रहते हो या पक्के घर में रहते हो, ठीक है, ये डायरेक्टली आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। आपकी डाइट, अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हो तो साग के अलावा तो आप कुछ खा नहीं सकते, वो भी नहीं मिलते बहुत मुश्किल से, ठीक है। या आपके इसके अलावा मतलब अमीर लोग भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन के हाई रिस्क पे होते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो तो गरीबों से ज़्यादा मतलब हाई रिस्क फॉर न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें तो आप नहीं कर सकते ना, मतलब इस तरह एक्सरसाइज आजकल तो आपको पता है, मेरे ख्याल में गरीब लोग बहुत ज़्यादा कम रिस्क पे हैं, अमीर ज़्यादा। क्यों? अमीर लोग गाड़ी में घूमते हैं, एक्सरसाइज है नहीं, फास्ट फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते ही नहीं, ठीक है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ पे क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके सोशल कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो, या आप ऐसी एरिया पे रहते हैं जहाँ पे रूरल एरिया, फॉर एग्जांपल हमारे जो रूरल एरिया है, यहाँ पे अगर रात 2 बजे किसी को एमआई हो जाए, वो यहाँ से तेमरगरा, और तेमरगरा में भी अक्सर अवेलेबल नहीं होता पेशावर, तो मतलब जो टाइम है जिसमें आप उसको उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। या अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, गाड़ी भी अवेलेबल नहीं होती, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, और भी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर लोकल हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे आपको सीटी स्कैन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये सारे आपकी ये एनवायरनमेंट ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं होस्ट के ऊपर। इसी तरह होस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर होस्ट की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो कम इफेक्ट पे होगा। अगर होस्ट एक्सरसाइज करते हैं डेली बेस पे, अगर वो बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी डिजीज नहीं है, ना डायबिटीज है, ना हार्ट कोई डिजीज है, ना हाइपरटेंसिव कुछ नहीं है, ठीक है, तो कम रिस्क पे है।
तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन में होते हैं। अगर होस्ट वीक है, एनवायरमेंट स्ट्रांग है, डिजीज हो जाएंगे। अगर होस्ट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रांग है एनवायरमेंट के लिहाज से, तो एनवायरमेंट की जो रेस्पेक्टर है उसको शिकस्त देंगे और आप हेल्थी रहोगे। क्लियर? इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल व्हील मॉडल। क्लियर? एक और कंसेप्ट है, इसको कहते हैं वेब ऑफ काजेशन। क्या कहते हैं? वेब ऑफ काजेशन। वेब ऑफ काजेशन का मतलब क्या है? वेब है क्या? जाल, नेटवर्क। आप जब सर्च करते हैं ना www डॉट, तो ये W क्या है? वेब है ना इसमें, मतलब एक नेटवर्क है, एक जाल है। ठीक है, इसी तरह इस जो मॉडल है ना, इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे ना, बाकी मतलब रटा लगाने की फिर जरूरत नहीं है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि ओनली वन फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग अ डिजीज, बट अ कॉम्प्लेक्स फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व इन काजिंग अ डिजीज। जब एक डिजीज काज होते हैं ना, वो सिर्फ एक सिंगल फैक्टर की वजह से काज नहीं होते, बल्कि मल्टीपल फैक्टर जो है वो मिलकर एक डिजीज को काज करते हैं। और ये जो मल्टीपल फैक्टर है ना, या तो एक दूसरी को मतलब इफेक्ट करते हैं, एक को इफेक्ट करते हैं, दूसरे को इफेक्ट करते हैं, और ऑटोमेटिकली फिर डिजीज को इफेक्ट करते हैं। मैं इसके एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो एक्सरसाइज नहीं करता। क्या नहीं करता? एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्टिविटीज है, लैक ऑफ एक्टिविटीज। ये एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया ना। एक्सरसाइज नहीं करना एक फैक्टर है। दूसरा ये है ना कि बैलेंस डाइट नहीं लेता, बैलेंस डाइट नहीं लेता, डज नॉट टेक। ठीक है, जो डाइट है उसका माल न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट नहीं है। दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग भी करता है, स्मोकिंग करता है ना। अब देख, लैक ऑफ एक्टिविटीज है, ये डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं आपकी डाइट के ऊपर, और एक्टिविटीज भी नहीं करते, स्मोकिंग भी नहीं करते, तो इस बंदे को ओबेसिटी भी हो सकते हैं ना। तो ओबेसिटी एक और हो गया, ओबेसिटी। ठीक है, अब ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं, HTN। ठीक है, अब ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज भी हो सकते हैं। ठीक है, डायबिटीज भी हो गया उसको। अब ये सारे फैक्टर जो है ना मिलकर, क्योंकि उसको स्ट्रोक की चांसेस ज्यादा हो गए ना, ओबेसिटी है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज है, तो उसकी वजह से क्या हुआ उसको? CVA, स्ट्रोक हो गया उसको, CVA, स्ट्रोक। अब देख, स्ट्रोक सिर्फ एक फैक्टर की वजह से हुआ या मल्टीपल फैक्टर मिलकर उसने स्ट्रोक को करवा दिया? ठीक है, उस क्योंकि वो एक्टिविटीज नहीं कर रहा था, एक्टिविटी की वजह से डायरेक्टली ओबेसिटी हो सकते हैं ना, लैक ऑफ एक्सरसाइज। बैलेंस डाइट नहीं ले रहा, जिस क्या कहते हैं आप उसको, जंक फूड कहते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी हो सकते हैं। ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन हो सकते हैं, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज हो सकते हैं। ये सब मिलकर, क्योंकि आप HTN है, हाइपरटेंसिव है, तो आपको क्या हो गया? स्ट्रोक हो गया। तो वेब ऑफ काजेशन ये कह रही है कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व इन अ काजिंग ऑफ डिजीज। एक डिजीज को काज करने के लिए मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर ने डायरेक्टली किसी डिजीज को काज कर दिया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है? चलो ठीक है। अब कुछ अप्रोचेस हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है ना नर्सेस, ये मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, आप कम्युनिटी में भी जाते हैं। अगर आप इस एपिडेमियोलॉजिस्ट आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं और आप वहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होगी, जिसको हम एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। वही क्वेश्चन आप भी पूछने हैं।
कि जब आप कम्युनिटी में जाते हैं तो पहला अप्रोच क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा है, कौन सी डिजीज है। तो पहला अप्रोच, पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, व्हाट इज। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन होगा पर्सन हु इन्वॉल्व या हु इज अफेक्टेड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, हु। फिर वेयर दिस प्रॉब्लम इज प्रीडोमिनेंटली आकर, कहाँ पे सबसे ज्यादा है। व्हेन इट्स आकर, अपने लोगों से पूछना है कि फॉर एग्जांपल ये जो स्केबीज डिजीज है यहाँ पे, मतलब ये साल में हर टाइम होते या नहीं, गर्मी सर्दी उसमें कम ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आपने पूछा है कि हाउ, मतलब किस तरह ये डिजीज यहाँ पे हुआ, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, और वाई, इसकी काज क्या हो सकती है, उसके रेस्पेक्टेड क्या हो सकते हैं। तो ये है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। जब भी आप जाओगे किसी कम्युनिटी में और आप किसी डिजीज के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अपने मालूम करना है, तो आपने ये क्वेश्चन पूछना है। यहाँ तक क्लियर।